हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सब। वेलकम टू राम राणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका राम राणे बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर प्लस 2 क्लास के लिए लेके आया हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, जब भी इनहेरिटेंस की बात होती है तो 10th लेवल में भी हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है, और इससे जो प्रीवियस चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वहाँ पर भी हमने इनहेरिटेंस को स्टडी किया। मीन्स कि जो जेनेटिक बेसिस होते हैं कि किस पैटर्न में इनहेरिटेंस होता है, वो जेनेटिक बेसिस हम स्टडी कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम आज यहाँ पर जो डील करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो हम यहाँ पर डील करेंगे। एज यू नो, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, लेकिन हमारे पास एक और जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, दैट इज आरएनए। तो डीएनए और आरएनए हम दोनों को यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, जब भी डीएनए की बात होती है हम कहते हैं कि जो मेन जेनेटिक मटेरियल है इट इज, यू कैन से डीएनए विच इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब आरएनए की बात होती है तो इट इज ओनली फाउंड इन द सम वायरसेस। ऐसा नहीं है कि वायरसेस में डीएनए नहीं मिलता, लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने जो हमारे पास वायरसेस होते हैं वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए। और जो आरएनए है वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम भी करता है, ठीक है ना, और एक तरह से हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन का सोर्स, या यू कैन से एक मैसेंजर का काम भी वो करता है। तो चलिए इन्हीं सभी बातों की जानकारी इस चैप्टर में लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। एज आई हैव अनाउंस्ड, डीएनए इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। और जब भी हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की बात होगी, डीएनए की बात होगी, इट इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल, सबसे लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल है, एंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल यही है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और वो इंफॉर्मेशन आरएनए के थ्रू जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। एंड इट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, कि जो इनहेरिटेंस, या हम कहते हैं कि जो पैटर्नल करेक्टर्स हैं, या जो पेरेंट्स के जो करेक्टर्स हैं या जो ट्रेट्स हैं, हाउ दे ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट इज अ डीएनए। वो डीएनए के थ्रू ही वहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। आफ्टर दैट देखिए हमारे पास दूसरा है आरएनए, जिसको हम फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। और जब भी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स की बात होती है हम कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल तो सिर्फ किस में मिलता है, कुछ वायरसेस में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो इस चैप्टर में डीलिंग है वो दोनों के साथ है, दोनों को हम कंपैरेटिवली यहाँ पर स्टडी करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ डीएनए के बारे में। चलिए सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी के बारे में देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं हाउ दे आर डिस्कवर्ड। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो सबसे पहले आइसोलेट किया था वो 1869 में किया, एंड इट वाज, यू कैन से, फ्रेडरिक मेस्चर ने इसको डिस्कवर किया। और कहाँ से किया? पस सेल से। मीन्स जो पस सेल्स का न्यूक्लियस होता है, जो डब्ल्यूबीसीज उन्होंने फाइंड आउट की कि जो डब्ल्यूबीसीज के जो पस सेल्स थे, ठीक है ना, उनसे इसने न्यूक्लियस से निकाला इस न्यूक्लिक एसिड्स को, और उसको नाम दिया न्यूक्लिन का। तो बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है विच वाज डन बाय फ्रेडरिक मेस्चर। एंड इन 1884 एक दूसरा साइंटिस्ट आता है हर्टविग, जिसने प्रपोज किया कि जो न्यूक्लिन की जो खोज की गई बाय द फ्रेडरिक मेस्चर, एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटरी ट्रेट्स। कि जो हर्टविग था उसने बोला कि जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं वो न्यूक्लिन के द्वारा ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो ये प्रपोज किया किसने? हर्टविग ने, इन 1884 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है अल्टमैन इज स्टूडेंट ऑफ, यू कैन से, मेस्चर। ये मेस्चर का स्टूडेंट था। इन 1889, ठीक है ना, ही नेम्ड न्यूक्लियन एज ए न्यूक्लिक एसिड। उसने नाम दिया इसको न्यूक्लिक एसिड, जो आज हम पढ़ते हैं। किस बेसिस पे दिया? कि उसने फाइंड आउट किया कि जो न्यूक्लिन है, ठीक है ना, इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कि इसकी क्या होती है प्रॉपर्टीज? एसिडिक नेचर का होता है डीएनए या आरएनए, इट इज एसिडिक इन नेचर, इसलिए इसको नाम दे दिया इसने न्यूक्लिक एसिड्स। उसके बाद ही आल्सो डिस्कवर्ड दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू काइंड्स ऑफ द, यू कैन से, न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड का एग्जिस्टेंस यहाँ पर देखा जाता है। जैसे आप जानते ही हैं डीएनए एंड आरएनए, देयर आर टू काइंड ऑफ द
यू कैन से जेनेटिक मटीरियल और यू कैन से न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन द यू कैन से यूनिवर्स। फिर इन द लास्ट कॉर्नबर्ग द ग्रेट साइंटिस्ट इन 1957 इन्होंने क्या काम किया बच्चों, दे सिंथेसाइज डीएनए। इन्होंने लैब के अंदर ही डीएनए बना के देख लिया कि जो हम डीएनए की हम बात कर रहे हैं विच इज नेचुरली फाउंड इन द सेल और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इन्होंने उसको लैब के अंदर सिंथेसाइज किया, मींस इन विट्रो के अंदर, एंड शेयर्ड नोबेल प्राइज विद सर्वो ओचावा, एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने दोनों ने मिलके एक आर्टिफिशियल डीएनए तैयार किया इन द लैब कंडीशन एंड दे गोट नोबेल प्राइजेस इन 1959। तो इन्होंने हमारे पास इन्होंने आर्टिफिशियल डीएनए भी तैयार करके देखा और आरएनए भी तैयार करके देखा। कैसे किया होगा, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पर जो रिपीटेटिव यूनिट है या जो हम डीएनए या आरएनए की बात करते हैं, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो उन्होंने न्यूक्लियोटाइड बनाया आर्टिफिशियली लैब में और उस न्यूक्लियोटाइड की फिर बॉन्डिंग करके देखी। तो वो भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर वहाँ पर स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डीएनए है, जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की हम बात कर रहे हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका अकरेंस कैसे है। कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, डीएनए इज सर्कुलर, जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा एंड एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म एंड कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बच्चों, अगर सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर ये जो डीएनए है वो ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, और ये एक डायरेक्टली कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये साइटोप्लाज्म है। इसका मतलब जब भी यूकैरियोटिक सेल की बात होती है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता। इसका मतलब जो ये जो डीएनए है, जो सर्कुलर डीएनए है, इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन द यू कैन से न्यूक्लियस। अब इसको और इसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिक नेचर के होते हैं वो भी नहीं होते। तो इसलिए हम देखते हैं कि इट इज नॉट बाउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड विदाउट हिस्टोन्स प्रोटीन्स, इसका ये भी नहीं होता। इसलिए इसको हम नेक्ड डीएनए के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेक्ड डीएनए। लेकिन अब इसको न्यूक्लियस ना कह के हम क्या कह देंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोइड नाम देते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोइड का नाम इसको यहाँ पर दिया जाता है। चलिए उसके बाद है इट इज टर्म्ड नेक्ड डीएनए। मैनी प्रोकैरियोट्स आल्सो पोसेसेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। देखिए बच्चों, इसमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। इस वजह से कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कि जैसे मान लो ये हमारे पास है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये हमारे पास इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और ये इसका सर्कुलर डीएनए है, और यहाँ पर ये ऐसे सर्कुलर डीएनए जिसको हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नाम दिया है। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया जिसको हम जेनेटिक डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन एक यहाँ पर सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्लाज्मिड, इसको हम कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, प्लाज्मिड। नाउ नेक्स्ट आता है फिर जब हम डीएनए की बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए इज लीनियर, एक लीनियर में स्टेट होगा, कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस एज अ कंपोनेंट, कि न्यूक्लियस का एक कंपोनेंट होगा ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर डीएनए, इसको न्यूक्लियर डीएनए हम कहेंगे, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में हम इसको न्यूक्लिक एसोसिएशन के साथ बोलते हैं, इसको न्यूक्लिक डीएनए हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि ये अगर हमारे पास कोई सेल है, ठीक है ना, इसका ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ये होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर के यानी कि हम यहाँ पे दो कंपोनेंट हम कह सकते हैं क्रोमेटिन फाइबर के। मीन्स यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डीएनए है प्लस प्रोटीन है, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, क्रोमेटिन
फाइबर यहाँ पर बना देते हैं। तो दैट्स वाई इट इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स एंड टू फॉर्म द क्रोमेटिन फाइबर। नेक्स्ट है क्रोमोजोम आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर। फिर जब हम कहते हैं कि जो क्रोमोजोम है वो कंडेंस फॉर्म है किसका, इस क्रोमेटिन फाइबर का। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है जब सेल डिवाइड करता है तो हम ये किस फॉर्म में मिलता है, एक्चुअली इट इज द कंडेंस फॉर्म। कि हम जब हम क्रोमोजोम की बात करते हैं तो क्रोमोजोम के ये इस तरह के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना ये कैसे बना, मीन्स ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये क्या हुआ है, इस स्ट्रक्चर में ऐसे ये कंडेंस हो गया, ऐसे कोल्ड हो गया, हाईली कोल्ड, और हमारे पास रिजल्टेड स्ट्रक्चर ये बन गया। इस तरह से ये हमारे पास ये कोल्ड हो जाता है क्रोमेटिन फाइबर, ये कोल्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, ये चीज़ है जो कंडेंस हो गया, मीन्स कंडेंस्ड फॉर्म, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, हमने इसको नाम दे दिया है क्रोमोजोम। ठीक है ना। तो क्रोमोजोम आपके सामने है, तो इस तरह से ये कंडेंस फॉर्म है। और फिर ये क्या है क्रोमेटिन, हम कह सकते हैं क्रोमोजोम जब एक्सटेंड हो जाता है तो वो क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोमोजोम आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड्स आल्सो। कि जैसे हमारे पास जो सेल की ऑर्गेनेलिज हैं, कि जो एनिमल सेल हैं वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है ना, उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। और वो डीएनए ऐसा ही होगा जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होगा, मीन्स वो सर्कुलर डीएनए वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इसी तरह प्लास्टिड जो कहाँ मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, वहाँ पर भी ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और ऑर्गेनेलर डीएनए हम उसको वहाँ पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और ऑर्गेनेलर। ऑर्गेनेलर का मतलब जो ऑर्गेनेली का एक्स्ट्रा डीएनए है उसको डीएनए, विच इज सर्कुलर लाइक ए प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो बच्चों अगर हम अब बात करते हैं कि जो डीएनए है, कि डीएनए का हमने अकरेंस देख लिया कि प्रोकैरियोटिक में कैसे है और यूकैरियोटिक में कैसे है। फिर बात आती है कि जो क्वांटिटी है डीएनए की वो किस तरह से वेरी करती है। जो क्वांटिटी है बच्चों उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। क्यों, वो आप जरा देख लीजिए कि जो डीएनए है, अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ डीएनए, कि डीएनए की क्वांटिटी कितनी है, अगर हम बात करते हैं ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स ऑफ लिविंग स्पीसीज हैव सेम क्वांटिटी ऑफ डीएनए। कि कोई भी स्पीसीज ले ले उसके सभी सेल्स के अंदर जो क्वांटिटी होगी डीएनए की वो सेम मिलेगी। लेकिन ड्यूरिंग यू कैन से डिवीजन, ड्यूरिंग डिवीजन और यू कैन से प्रायर डिवीजन, डिवीजन से पहले, ठीक है ना, द डीएनए कंटेंट, द डीएनए कंटेंट विल बिकम डबल्ड। ये डबल हो जाता है, जैसे सेल साइकिल में आपने पढ़ा था जो सिंथेटिक फेज आता है वहां डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। डीएनए कंटेंट विल बिकम डबल, ठीक है ना। लेकिन कुछ हम ये भी देखते हैं कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, इन गैमीट सेल्स द डीएनए कंटेंट इज हाफ। क्योंकि हाफ क्यों बोला, बिकॉज दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। उनके अंदर क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। जब हाफ नंबर है क्रोमोजोम का तो वहां पर क्वांटिटी भी डीएनए क्या होगी, हाफ ही होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर एक ह्यूमन इंडिविजुअल की बात करें तो 46 क्रोमोजोम हैं, ठीक है ना। तो अगर गैमीट्स बनते हैं तो 23 ही क्रोमोजोम जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डीएनए कंटेंट जो है वो इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे मीन्स हाफ इधर हो जाएगा और हाफ इस गैमीट में चला जाएगा। तो डीएनए कंटेंट और यू कैन से क्रोमोजोम नंबर विल बिकम हाफ। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इसमें इतना ही करेंगे। आगे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जो लेंथ होती है डीएनए की
ठीक है ना, कि जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डीएनए की जो लेंथ होती है वो कैसी रहती है और वो किस तरह से डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, वो सारा डिस्क्रिप्शन हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो बच्चों, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को आप लोग लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों बच्चों को भी बताएं ताकि वो भी इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को एंजॉय कर सकें। तो अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।